तो स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास में करंट अफेयर्स में हम टॉपिक के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, जिसमें प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज आप टाइप करोगे तो आपको पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप डेली करंट का अपडेट प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ साथ आप यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी डेली अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। हल्द्वानी जैव विविधता पार्क के संबंध में यह है। सबसे पहले हमें देखना कि ये चर्चा में क्यों रहा था। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य में सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क हल्द्वानी में निर्मित करने की घोषणा की गई है। ध्यान रखना, यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर बायोडायवर्सिटी पार्क होते क्या है, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है जैव विविधता पार्क। इसके अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र में, जैसे निश्चित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक चुन लिया, उसमें जीवन की विविधता हो। जीवन वो किसी का भी हो सकता है, पशु का, पादप, पेड़ पौधे, कीट पतंग, शैवाल या फंगी या फिर लाइकेन। लाइकेन आपको ध्यान में रखना चाहिए, यूपीएससी में 2 बार इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। लाइकन, शैवाल और फंगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों साथ मिलकर के अपने जीवन का यापन करते हैं। शैवाल का काम क्या होता है? फंगी को भोजन उपलब्ध करवाना, और फंगी शैवाल को मल्टीविटामिन्स, इस तरह की चीज़ें उपलब्ध करवाता है। अब हम चर्चा करते हैं हल्द्वानी जैव विविधता पार्क के संबंध में। हल्द्वानी जैव विविधता पार्क, जिसको हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुभारंभ करने की घोषणा की है, ये ध्यान रखना विभिन्न थीम पर आधारित इसमें गार्डन्स लगाए जाएंगे। विभिन्न थीम आधारित गार्डन्स का मतलब ये है कि कुछ गार्डन्स होंगे जो स्पेशल कुछ पौधों के लिए होंगे, कुछ औषधीय पादप के लिए होंगे, कुछ स्पेशल पशुओं के लिए होंगे। तो इस तरह के अलग अलग जो थीमेटिक गार्डन्स होंगे, वो इस पार्क की सबसे मुख्य विशेषता है। इसके साथ साथ म्यूजियम भी स्थापित किया जाएगा। विशेष तौर पर सबसे फेमस होगा मिट्टी का सॉइल म्यूजियम। इसके साथ साथ 40 यूनिक सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर 479 दुर्लभ पौधों की प्रजातियाँ, औषधीय पादप, विभिन्न प्रकार के पेड़ इत्यादि रखे गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मौसम आधारित स्टेशन भी स्टेब्लिश किया जाएगा। एक यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट का संचालन भी करने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता देता हूँ कि वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में वर्मी कंपोस्टिंग को डेवलप किया जाएगा। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? आपको पता होगा, अपने खेतों में कई बार देखते केंचुआ जैसे कुछ छोटे छोटे कीट होते हैं जो खाद का निर्माण करते हैं। यह खाद पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। तो देखो आप, हमें मार्केट से जो हम रासायनिक जैव उर्वरक खरीदते हैं, उसकी तुलना में ये कितनी इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रकृति की देन है और साथ में किसान का खर्चा भी इसमें नहीं लगता है, और ये 1.5 से 2 माह के अंदर तैयार हो जाती है। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर किस राज्य के द्वारा अपने राज्य में सबसे बड़ा हल्द्वानी जैव विविधता पार्क को निर्मित करने की घोषणा की गई थी? तो ये तो सिंपल है, इसमें हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये तीनों गलत है। और डी ऑप्शन में देखो आप, उत्तराखंड सही है। इसमें डी ऑप्शन। यह टॉपिक एशियाटिक लोइन, एशियाई शेर के संदर्भ में है। सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा में क्यों रहा था। अभी हाल ही में एशियाई शेरों की गणना की गई, जो प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है। इसके तहत इस सेंसस में यह कहा गया कि 29% एशियाई शेरों की वृद्धि हुई है। तो हम पिछली बार भी एशियाई शेर करंट अफेयर्स में रहे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अक्सर देखा जाता है कि यूपीएससी में कंटिन्यू कई बार टॉपिक पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए हम देखते कि एशियाई शेरों के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले इनका आवास यानी हैबिटेट है, जहाँ पर निवास करते हैं। पूरे विश्व में केवल हमारा देश ही है, वो भी स्पेशल गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य और आसपास का क्षेत्र, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात निकल के क्या आई कि केवल हमारे देश में ही एशियाई शेर आवास योग्य क्षेत्र में निवास करते हैं, अन्य जगह नहीं। एक आईयूसीएन की कैटेगरी की कुछ लिस्ट होती है, जिसमें आईयूसीएन कुछ श्रेणी स्थापित कर रखा है विभिन्न पशुओं को उसमें कैटेगराइज्ड करके। इसमें हमें पता चलता है कि कौन सा पशु या कौन सा जानवर ज़्यादा संकटग्रस्त है और कम संकटग्रस्त है। तो एशियाटिक लोइन आते हैं इंडेंजर्ड श्रेणी में, और इसकी शॉर्ट की होती है EN। तो
तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं संकटग्रस्त तो है ही। तो इसलिए इनका संरक्षण की भी गुजरात राज्य में कई तरह की परियोजनाएं चलाई जा रही है। एक हमारे देश में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भी सूचीबद्ध किया जाता है। उसके शेड्यूल वन में एशियाई शेरों को रखा गया है। इसका मतलब ये कि शेड्यूल वन में अगर किसी भी पशु को रखा जाता है या जानवर को रखा जाता है तो वो संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। अब हम एक बात कर लेते हैं कि अफ्रीकी शेरों की तुलना में इनमें क्या फीचर्स अलग होते हैं। सबसे पहला तो कि अफ्रीकी शेर आकार में इनसे बड़े होते हैं, यानी कि एशियाई शेर आकार में इनसे छोटे होंगे। और दूसरी बात कि IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में अफ्रीकी शेर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अफ्रीकी शेर कम संकटग्रस्त है एशियाटिक लोयन की तुलना में। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित क्या MCQ बन सकता है। एशियाई शेरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सबसे पहले हमें देखना कि उपरोक्त कथनों में से सत्य पूछा या असत्य है। देखो, उपरोक्त कथनों में से हमें पहचान किसकी करनी है? असत्य कथन की। UPSC में हर बार 6 से 7 क्वेश्चन असत्य से संबंधित जरूर आते हैं। सबसे पहला कथन देखते हैं। इनका आवास स्थान यानी हैबिटेट केवल भारत एवं इसके पड़ोसी देशों में ही है। देखो, इसके पड़ोसी देशों में नहीं है, ये केवल भारत, और भारत में भी केवल गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास का क्षेत्र है वहीं पर ही एशियाटिक लोइन पाए जाते हैं। तो ये पड़ोसी देश तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं। हाल ही की गणना सेंसस में इन एशियाई शेरों में कमी देखी गई है। अब ये आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा इनके संरक्षण की कई योजनाएं चलाई जा रही है, तो इसलिए इसी वजह से एशियाटिक शेरों में वृद्धि हुई थी, ना कि कमी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो असत्य पूछा है, असत्य दोनों ही है, इसमें हो जाएगा C, यानी दोनों इसमें गलत है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अभी आपको पता है कि हम कोविड-19 के युग में जी रहे हैं और इस युग में सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए वो है मजदूर वर्ग। और इसी मजदूर वर्ग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुभारंभ किया है। इसका टारगेट क्या होगा कि कोविड-19 की वजह से शहरों से लौटे हुए प्रवासी कामगारों को अपने स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसर प्रदान हो और उन्हें सशक्त करना। यानी जो प्रवासी कामगार शहरों से लौट करके अपने स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे, तो उनको वहीं पर ही अपने स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में या घर के आसपास ही रोजगार उपलब्ध हो जाए। जैसे इसको एक उदाहरण से हम देखते हैं कि मान लो कोई मजदूर अगर पेंटिंग के काम में अच्छा है, यानी वो पेंटर अच्छा है, तो वो आसपास मान लो सरकारी विद्यालय है या सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर वो पेंटिंग का काम करके अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस तरह के कुछ आजीविका के अवसर उनको प्रदान किए जाएंगे जिनमें उन्हें कुशलता हासिल है, जो वो शहरों में कर सकते थे। यानी उन्होंने शहरों के डेवलप में बहुत योगदान दिया है। अब इस योजना के तहत उनको गाँवों में भी, गाँवों के निर्माण करने में भी अपनी कुशलता का परिचय देना होगा। इसके साथ साथ दो फायदे हैं, एक तो उनको रोजगार मिल जाएगा और दूसरा शहरों की तरह गाँवों का भी विकास इस दौर में हो जाएगा। इसके तहत शुरुआती स्तर पर कवरेज जो राज्य किए गए वो 6 राज्य है और 6 राज्यों के सभी जिले नहीं है, 116 जिलों को इसमें कवर किया गया है। वो 6 राज्यों की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एवं उड़ीसा। इन राज्यों को क्यों चुना गया है? क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रवासी कामगार प्रभावित हुए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों तक ये मिशन मोड में संचालित होगा। यानी ये पूरे वर्ष भर संचालित नहीं होगा, ये पूरे वर्ष में केवल 125 दिनों तक एज ए मिशन के तौर पर इसको संचालित किया जाएगा। और इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्यों में पैसे खर्च किए जाएंगे और 25 विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे, जिनसे रोजगार तो मिलेगा मिलेगा, इसके साथ साथ ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी टिकाऊ अवसंरचना का भी निर्माण होगा। टिकाऊ अवसंरचना का मतलब जैसे अस्पताल, स्कूल या फिर अन्य सड़क या ब्रिज, तो ये सब क्या होती है? अवसंरचना। तो इनका भी निर्माण होगा और साथ में इनको रोजगार भी मिलेगा। इसके तहत ध्यान रखना कि कोई एक मिनिस्ट्री कार्य नहीं कर रही है, इसमें विभिन्न मंत्रालय समावेशित है, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय, खान मंत्रालय, पेयजल स्वच्छ मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीमा सड़क मंत्रालय, टेलीकॉम एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो ऐसे कई विभिन्न मंत्रालय जो इसमें शामिल है, तकरीबन ये 12 है। और बस इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप ध्यान रखना कि कोई भी एक मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक बात इम्पोर्टेंट है कि यह कॉमन सर्विस सेंटर एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा संचालित किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर क्या होते हैं? यह गाँवों में स्थापित वह सेंटर है
जहाँ पर आप कोई भी ई गवर्नेंस से संबंधित काम करवा सकते हो। जैसे मान लो आपको पैन कार्ड बनाना हो, तो गांव में आपको पता होगा कि बहुत दूर दूर तक कोई इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो सरकार के द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए ताकि ई गवर्नेंस से संबंधित कार्य हो सके। जैसे कि मैंने बताया, पैन कार्ड बनाना हो या आधार कार्ड बनाना हो या फिर अन्य किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपको बनाना हो, तो ये सभी कार्य आप कॉमन सर्विस सेंटर में कर सकते हो। और कृषि विज्ञान के अंदर वो होते हैं जहाँ पर कृषि से संबंधित विभिन्न शोध किए जाते हैं एवं किसानों को सलाह दी जाती है कि आप इस मानसून में इस तरह की फसल का उत्पादन करना ताकि आपको फ़ायदा होगा। जैसे मान लो कि बीज के ऊपर कोई शोध की जा रही है और किसानों को उसके तहत सलाह दी जा रही है, तो ये सब किसान विज्ञान के अंदर में संचालित होता है। अब इसमें मुख्य रूप से दो ही बातें ध्यान में रखनी है आपको। एक तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका टारगेट क्या है? टारगेट आपको पता है, प्रवासी कामगारों को रोजगार देना। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि ये 6 राज्यों में चलाया जाएगा, ना कि पूरे देश में। और बाकी यहाँ पर हमने डिस्कस कर ही लिया कि विभिन्न मंत्रालय इसमें शामिल है, कोई एक मंत्रालय नहीं है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सबसे पहले देखो कि क्या पूछा है। उपरोक्त कथन में से हमें पहचान किसकी करनी है? सत्य कथन की। अब पहला कथन देखते हैं। इस योजना को देश के सभी राज्यों में वर्ष भर संचालित किया जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि सभी राज्यों में नहीं बल्कि देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में ये संचालित होगा। इसके साथ साथ हमने देखा था कि 125 दिनों के मिशन मोड में ये संचालित होगा, ना कि पूरे वर्ष भर। तो ये हो जाएगा गलत। इसमें दो बातें जो गलत आ गई थी, एक तो सभी राज्यों वाली, एक वर्ष भर वाली। तो दो में से अगर आपको एक भी याद होती तो ये क्वेश्चन आपके सही हो जाएगा आराम से। दूसरा देखते हैं। इस योजना का लक्ष्य है प्रवासी कामगारों को अपने स्थानीय क्षेत्र में रोजगार एवं आजीविका सुनिश्चित करना है। ये एकदम ठीक बात है। सत्य पूछा, इसमें सत्य हो जाएगा केवल 2, यानी बी ऑप्शन इसमें ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 हाल ही में प्रकाशित हुई थी, तो इस रिपोर्ट के बारे में ये टॉपिक है। हमें सबसे पहले देखना है कि इसका प्रकाशन कौन करता है, कौन सी संस्था करती है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 ये हाल ही में प्रकाशित हुई और इसका प्रकाशन कौन करता है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी अंकटाड इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में आप ध्यान में रख लेना, फुल फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रकाशित होती है अंकटाड के द्वारा। सबसे पहले कब हुई थी? 1993 में। ये क्या कार्य करती है? ये वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी आप अखबारों में सुनते होंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, उसके संबंध में क्या क्या ट्रेंड्स है, क्या क्या प्रवृत्तियाँ है, उसको ये बताती है। जैसे ये बताती है कि भारत में इस बार FDI कितना या कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो वो सब चीज़ें हमें पता चलती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के माध्यम से। अब अगर बात की जाए भारत के संदर्भ में, तो भारत वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला 9th सबसे बड़ा देश है, यानी इससे पहले 8 देश और है जहाँ पर FDI अधिक आती है। 9वां भारत है। और इस बार जो भारत में FDI है वो कितनी है? $51 बिलियन। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार $9 बिलियन का ग्रोथ हुआ है, यानी 12वीं पोजीशन पिछली बार थी, इस बार 9वीं पोजीशन है। तो इसका मतलब भारत में FDI बढ़ी है। UPSC में इतना डीप में नहीं आएगा, वहाँ पर सिंपल ये पूछा जाता है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सिंपल है अंकटाड। ए ऑप्शन ठीक है। यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, शॉर्टकट क्या? EAG। ये क्या है और चर्चा में क्यों रहा था? सबसे पहले देखते कि चर्चा में क्यों रहा था। इस ग्रुप की 32वीं वर्चुअल मीटिंग, जिसमें भारत ने भी भागीदारी दर्ज कराई थी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह वर्चुअल मीटिंग हुई थी और वो 32वीं थी इस बार, उसमें भारत के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया, तो इसलिए ये EAG चर्चाओं में रहा है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या। 2004 में इसको निर्मित किया गया था। यह वित्तीय कार्रवाई बल FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सहायक सदस्य है। देखो इसमें दो शब्द है, EAG की फुल फॉर्म में देखो आप, कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा है फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि आपके पास में ब्लैक मनी है, उसको आप कन्वर्ट करोगे वाइट मनी में। विभिन्न ऐसे कई रास्ते होते हैं वैश्विक स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिसमें लोगों के पास में ब्लैक मनी है और उनको वो कन्वर्ट करते हैं वाइट मनी में। जैसे मान लो इलेक्शन मोड होता है, तो इलेक्शन में कई लोग अपने ब्लैक मनी को
यूज कर लेते हैं, तो एक तरह से वाइट मनी लॉन्ड्रिंग ही है। या फिर कई ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मनी का कोई बिजनेस ओपन कर लेते हैं, झूठी कोई फर्म स्थापित कर लेते हैं और फिर वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से कई ऑप्शन है हमारे वैश्विक स्तर पर जिससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो उसी के खिलाफ ये कार्यवाही करता है। और दूसरा क्या, फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का मतलब क्या है, आतंकवाद को वित्त पोषण करना, यानी आतंकवाद को पैसा देना, आतंकवाद को बढ़ावा देना ताकि उन पैसों से हथियार खरीदे जा सके। तो ये दोनों कार्य किए जाते हैं FATF के तहत, फिनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स। फिनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स का एक सहायक सदस्य है EAG। EAG में 9 देश शामिल है। 9 देश कौन कौन से हैं? भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। देखो EAG में फुल फॉर्म देखो तो आप सबसे पहला है यूरेशियन ग्रुप। तो यूरेशियन, अगर आपको लोकेशन पता होगी तो आप इजी से इसके 9 देश ध्यान में रख सकते हो। यूरेशियन की लोकेशन देखो इस मैप में देख सकते हो आप। यूरेशियन की लोकेशन यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वत है यहाँ पर, तो ये यूरेशियन की लोकेशन मानी जाती है। तो इस लोकेशन के पास में कौन कौन से, इधर है बेलारूस और ये रसिया आ गया, फिर इधर 5 मध्य एशियाई देश आ गए और इधर भारत और इधर चाइना। अब वापस आओ इसमें कितने देश पूछे गए? 9। तो 9 में हमारा भारत तो ध्यान में रखना आपको। इसके अलावा जो यूरेशियन की कंट्रीज़ की हमने लोकेशन देखी उसमें रूस आ गया, चीन आ गया और उसके साथ साथ 5 मध्य एशियाई देश, ये पाँचों आ गए। और इसके अलावा हमने देखा था यूराल पर्वत के पश्चिम साइड में बेलारूस। तो 5 तो मध्य एशियाई देश आपको वैसे भी याद रह जाएंगे। इसके अलावा आपको 4 देश ध्यान में रखने जिसमें भारत, रूस, चीन एक हो गए और बेलारूस हो गया। तो इस तरह से 9 देश इसमें शामिल है। अब हमने एक देखा था FATF, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसके संबंध में देख लेते कि ये क्या है। ये G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के द्वारा बनाया गया था 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। एक OECD ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। और ये काम क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग एवं फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म पर नियंत्रण का कार्य करता है। आप कई बार अखबारों में देखते हो कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दें की बार बार सूचना आती है, अभी वो ग्रे लिस्ट में, तो वो सब चीज़ें कौन करता है? FATF। यानी ये उन देशों को पर निगरानी रखता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म पर कंट्रोल नहीं करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। तो उनमें पाकिस्तान भी है कि जो वर्तमान में ग्रे लिस्ट में, उसको बार बार आवाज़ उठती है कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अब हम देखते इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है। यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म EAG, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, सत्य कथन पूछा है। पहला कथन देखते हैं, इस ग्रुप में भारत सहित एवं अमेरिका सहित 9 देश शामिल है। ये बात एकदम ठीक है कि 9 देश इसमें शामिल है। ये भी ठीक है कि भारत इसमें शामिल है, लेकिन अमेरिका इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवादी फंडिंग को नियंत्रित करना है। ये बात एकदम ठीक है। ये मुख्य रूप से इसमें 2 उद्देश्य, मनी लॉन्ड्रिंग का और आतंकवादी फंडिंग का, तो ये एकदम ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यह FATF के अधीन कार्यरत संगठन है। ये भी हमने देखा था, ये भी ठीक है। तो इसमें पहला गलत है और दूसरा तीसरा ठीक है। पूछा क्या? सत्य। तो इसमें हो जाएगा B ऑप्शन, 2 और 3। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।